Hello dear students, I am Dr. Abha Sharma, Assistant Professor in RKG Educational College, Lucknow. Today I am going to tell you about the adolescence which comes under paper Psychological Perspective of Education, which is very important paper of B.Ed syllabus of semester 1. चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं एडोलसेंस की. व्हाट इज़ एडोलसेंस? एडोलसेंस क्या है? किशोरावस्था किसे कहते हैं? अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को देखें तो एडोलसेंस जो है वह लैटिन शब्द एडोलसियर से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है टू ग्रो अप. अगर हम इसे दूसरे शब्दों में कहें तो जो एडोलसेंस है, किशोरावस्था, विकास की एक तरीके से कहा जाए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है. हमारे जीवन काल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है. किशोरावस्था या जो एडोलसेंस है, इसका महत्व कई दृष्टि से दिखाई देता है. जैसे कि सबसे पहले यदि हम बात करें तो यह युवावस्था की एक तरीके से ड्योढ़ी कही जाती है. फर्स्ट स्टेप ऑफ जो युवावस्था होती है, मैच्योरिटी होती है, उसकी फर्स्ट स्टेप कही जाती है, जिसके ऊपर जीवन का एक तरीके से कहा जाए समस्त भविष्य आधारित होता है. यहीं पे बालक जो है अपने आप को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, या कहें कि यही वो अवस्था होती है जब बालक अपने जीवन की एक दिशा को निश्चित करता है, वह किस दिशा की ओर जाना चाहता है. दूसरी तरफ यदि हम बात करें, यह विकास की चरम अवस्था है, एक्सट्रीम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यदि इसे कहा जाए. थर्डली अगर हम इसे देखें तो यह इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इसे देखें तो यह संवेगात्मक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक में जो है बहुत से परिवर्तन होते हैं तथा विभिन्न जो विशेषताएं होती हैं जो उसे मैच्योरिटी तक पहुंचा सकती हैं, जिसके कारण वह मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है. एडोलसेंस, जैसा कि मैंने बताया, हम लोग देख रहे हैं कि एक एडोलसियर वर्ड से निकला है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो अप, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना. अतः हम कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बाल्यावस्था के बाद एक तरीके से पदार्पण करता है. जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसके बाद अगर कोई नेक्स्ट स्टेज आती है तो वह एडोलसेंस एज है. इस अवस्था का जो एक्सटेंट होता है वह 11 साल से लेकर के 13 साल से स्टार्ट होकर के 19 से 21 वर्ष तक होता है. यदि हम कहें कि किशोरावस्था जो एडोलसेंस है कि प्रारंभिक वर्षों में विकास की जो गति होती है काफ़ी तीव्र होती है. जैसे कि मैंने बताया कि इसकी स्टेज जो है वो 11 to 13 से लेकर के 19 to 21 मानी गई है, इसलिए इस एज को जो है टीन एज के नाम से भी जाना जाता है. चलिए अब हम आगे देखते हैं. एडोलसेंस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्लाइड में, इसको कहा गया है नीदर यंग नॉर ओल्ड. ये एक ऐसी अवस्था होती है जब बालक न तो पूर्ण रूप से वयस्क होता है और ना ही पूर्ण रूप से बालक होता है. यह एक द्वंद्व की स्थिति होती है जिसमें बालक यह निश्चित नहीं कर पाता है कि वह अभी बालक के स्वरूप में है या वयस्क हो रहा है. आगे देखते हैं व्हाट इज़ एडोलसेंस. चलिए अब हम इसे देखते हैं. एडोलसेंस क्या है? एडोलसेंस, इसके बारे में जैसे हम देख पा रहे हैं, अ पीरियड ऑफ हार्मोनल एडजस्टमेंट. पहले हम स्लाइड्स के पॉइंट्स देख लेते हैं. द नेक्स्ट इज a period of immense stress and strain. The next is a fascinating period, infatuation, love, etc. A period of discovery, a period of living out, a period of exploring. अब हम इसके डिटेल में जाते हैं. आखिर क्या है एडोलसेंस? जैसा कि मैंने बताया कि जो एडोलसेंस स्टेज होती है, एक तरीके से कहा जाए यदि इन पॉइंट्स को देखते हुए हम इसको अगर एक्सप्लेन करते हैं तो यही कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था है अत्यंत संक्रमण काल की अवधि होती है. संक्रमण मतलब इस समय उनके अंदर चीज़ों का इन्फ्लुएंसन बहुत ज़्यादा होता है. इस अवस्था में जो किशोर होते हैं, जो एडोलसेंस स्टेज में आने वाले बालक होते हैं, स्वयं को ना तो वो बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के एक तरीके से मध्य अनुभव करते हैं, जैसे कि मैंने बताया नीदर यंग नॉर ओल्ड, जिस कारण वह ना तो बालक है और ना ही
प्रौढ़ की तरह यानी कि एडल्ट की तरह व्यवहार कर पाता है। वह बीच की स्थिति में होता है, जिसे हम एक तरीके से द्वंद्व की स्थिति भी कह सकते हैं, जिसके कारण वह अपने व्यवहार को निश्चित करने में एक तरीके से कठिनाई का अनुभव करता है। एडोलसेंस में अनेक प्रकार के जो हैं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, इमोशनल, संवेगात्मक और सोशल, स्पिरिचुअल या जो व्यवहारिक परिवर्तन और विकास देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों के कारण जो बालक होते हैं उनकी रुचियाँ, उनकी इच्छाएं आदि में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन्हीं सब कारणों से एडोलसेंस का जीवन के विकास कालों में काफ़ी महत्व माना गया है। जैसा कि हम इन पॉइंट्स में देख रहे हैं क्या क्या है महत्व, क्योंकि इसी स्टेज में हार्मोनल एडजस्टमेंट होते हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं इनका एडजस्टमेंट होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये एक वही अवस्था होती है जब स्ट्रेन और स्ट्रेस की स्थिति होती है। बालक ऐसे अवस्था में जाकर के फंस जाता है जिस कारण उसे काफ़ी किसी भी डिसीज़न को लेने में काफ़ी सोचना समझने लगता है और काफ़ी स्ट्रेस का सामना या स्ट्रेन का सामना उसे करना पड़ता है। दिस इज़ द पीरियड ऑफ डिस्कवरिंग। इस स्थिति में बालक चूँकि तर्क करना, उसका मानसिक विकास इस स्तर का हो जाता है कि वह तर्क करने की योग्यता उसमें आ जाती है, इसलिए वह कोई भी कार्य करता है या कोई भी चीज़ सीखता है तो डिस्कवरी लर्निंग के साथ वो करना पसंद करता है। अ पीरियड ऑफ लिविंग आउट, इसके जीवन शैली का अपना एक महत्व होता है इस अवस्था में आने वाले बालकों का। साथ ही साथ यह जो भी कार्य करते हैं उसको एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले जानना पसंद करते हैं, उसके बारे में खोजबीन करना उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। चलिए अब हम अगली स्लाइड देखते हैं। एडोलसेंस, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अब हम इसको कैटेगराइज करते हैं। एडोलसेंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है अर्ली एडोलसेंस, जो कि 11 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक निश्चित की गई है। दूसरा है मिडिल एडोलसेंस, जो कि 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक निश्चित की गई है। तथा तीसरी कैटेगरी है लेट एडोलसेंस, जिसे 18 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक मानी गई है। आगे अब हम बात करते हैं उस दुनिया की जिस दुनिया में एडोलसेंस जीते हैं या उनका दायरा या उनका परिवेश निश्चित होता है। इसमें आने वाले उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी मोटर स्किल्स होती हैं, उनके रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, नेबरहुड के जो पार्किंग गेम्स प्ले गेम्स होते हैं और नेबर्स होते हैं, और इसके अलावा जो है उनके जो भी कास्ट होते हैं, रिलीजन होते हैं, ये सारी चीज़ें मिलकर के एडोलसेंस की दुनिया को क्रिएट करते हैं। यानी कि बालक इन सब चीज़ों से परिचित होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द चेंजेस अकर्स इन एडोलसेंस। कौन कौन से परिवर्तन हैं जो एडोलसेंस स्टेज में देखने को मिलते हैं या एडोलसेंस को जिन्हें देखना पड़ता है। सबसे पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, उनके शारीरिक विकास की अवस्था होती है, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनका सोशल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ स्टीम, रिलेशनशिप विद फैमिली पीयर्स एंड सोसाइटी एंड बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये सारे विकास की अवस्थाएं होती हैं जो कि एडोलसेंस जो होते हैं उनके अंदर चेंजेस लेके आते हैं। यदि हम इसको बहुत ही शॉर्ट में बात करते हैं, फिज़िकल डेवलपमेंट की चूँकि यहाँ बात की जा रही है, फिज़िकल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो बालक होते हैं और जो बालिकाएं होती हैं, इनके शरीर का एक तरीके से पूर्ण विकास होने लगता है। बालकों में जैसे कि हम देखते हैं दाढ़ी मूछ निकलनी शुरू हो जाती है, इसी तरीके से जो लड़कियां होती हैं वो भी अपनी मैच्योरिटी स्टेज की तरफ आना शुरू कर देती हैं। वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो मानसिक विकास जिसको कहा जाए, या फिर हम कहें कि जो इसकी संवेगात्मक जो अवस्था होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें होती हैं। इस अवस्था में आने के बाद बालक जो है काफ़ी क्यूरियस हो जाता है, वो चीज़ों को जानना पसंद करता है, उसके बारे में खोजबीन करना पसंद करता है, वो तर्क करना आरंभ कर देता है, निर्णय वो स्वयं लेना पसंद करता है। ये सारी चीज़ें उसमें देखने को मिलती हैं। वहीं हम सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत बालक का अपना एक समाज होता है, वह नैतिक मूल्यों को अपनाता है, उनसे परिचित होता है, उनके अंदर मैत्री भाव विकसित होते हैं,
एक तरीके से उनका जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में उनकी अपनी एक तरीके से डिवोशन होता है और वो खुद भी एक लीडर बनना पसंद करते हैं। वहीं हम बात करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट की, यानी कि जो संवेगात्मक स्थिति होती है। संवेगात्मक स्थिति के अंतर्गत यदि हम बात करें तो जो बालक होता है, जो किशोर होता है, वो काफ़ी इमोशंस से भरा होता है, क्योंकि उसमें जो संवेगात्मक विकास होते हैं वो काफ़ी तीव्रता से होते हैं। इसलिए उनके अंदर बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं इमोशनली, जैसे कि आत्मसम्मान के प्रति सचेष्ट हो जाते हैं, वो काफ़ी सतर्क हो जाते हैं, उनको सेल्फ रेस्पेक्ट करना या उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को यदि ठेस पहुंचती है तो उनको वो काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं, काफ़ी क्रोध से भर जाते हैं, उनके अंदर ईर्ष्या की फीलिंग आ जाती है और एक तरीके से वो नफ़रत करने लगते हैं। इस तरीके के जो इमोशंस होते हैं उनके अंदर डेवलप होना इस स्टेज में शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, काफ़ी क्यूरियस हो जाते हैं वो किसी भी चीज़ को जानने के लिए, और जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में काफ़ी स्थिरता उनको आ जाती है, काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, काफ़ी या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से उनकी जो लाइफ होती है वो कल्पना पर आधारित काफ़ी हो जाती है। वहीं हम देखते हैं अगला पॉइंट, जिसे सेल्फ कॉन्सेप्ट या सेल्फ स्टीम कहा जाता है। उनका अपना एक संप्रत्यय होता है, वो उनकी अपनी एक विचार, अपनी एक धारणा होती है जिसको लेकर के वो चलते हैं और यही मानते हैं कि लोग उनकी इस धारणाओं को और इन विचारों को एक्सेप्ट करें। देन रिलेशंस विद पीयर, फैमिली, पीयर एंड सोसाइटी, जैसे कि सोशल रिलेशन की हमने बात की थी। इस समय तक आते आते उनका अपना एक पीयर ग्रुप हो जाता है, सोसाइटी में अपनी एक इमेज बनाना आरंभ कर देते हैं। वहीं इनके कुछ जैविक इनके अंदर विकास भी होते हैं। आगे हम देखते हैं साइंस ऑफ एडोलसेंस। कौन कौन से साइंस हैं जो एडोलसेंस स्टेज में आने के बाद बालकों में देखने को मिलते हैं? दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड फ्रॉम फैमिली। यह अपने फैमिली से काफ़ी ज़्यादा हद तक इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि माता पिता या कोई भी उनको एक तरीके से किसी भी तरीके से बांध करके रखें। वो अपने आप को फ्री महसूस करना या कराना चाहते हैं। देन नेक्स्ट इज़ आइडेंटिटी ऑफ सेल्फ। अपनी स्वयं की पहचान स्थापित करना शुरू कर देते हैं। देन इस्टेब्लिश अ पोजिशन इन द सोसाइटी। वो चाहते हैं कि हम ऐसे विचार, ऐसा काम करें कि सोसाइटी में हमारी अपनी एक पोजीशन हो, अपनी एक पहचान हो, लोग उनको उनके नाम से जानें। देन बिकम समथिंग सेल्फ इंथुजियाज्म। नेक्स्ट इज लर्न सम स्किल्स टू लिव। कुछ स्किल्स को वो लर्न करना शुरू कर देते हैं जीवन जीने के लिए। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस। वो काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वही सही है और उसके लिए वो काफ़ी तर्क वितर्क भी करते हैं। द नेक्स्ट इज़ डेवलप अ मेंबरशिप एंड पोजीशन। अपनी एक पहचान, अपनी एक पोजीशन को इस्टेब्लिश करना, उसको डेवलप करना ये पसंद करते हैं। देन यूजेस एंड एक्सेप्ट बॉडी एंड यूजेस इट्स कंस्ट्रक्टिवली। जो अपनी यूजेस हैं और अपनी बॉडी के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उनको यूज़ करना, उनको एक्सेप्ट करना ये आरंभ कर देते हैं। देन नेक्स्ट इज़ फंक्शंस एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि बहुत ही जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। इस तरीके से ये एक्ट करना आरंभ कर देते हैं, जिसमें बहुत हद तक ये काफ़ी गलत भी साबित होते हैं, लेकिन बहुत से केसेस में हमने देखा है कि बच्चे इस अवस्था तक आते आते काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हो भी जाते हैं। द नेक्स्ट इज डेवलप्स अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं एडोलसेंस में, जिसमें सबसे पहला है सब्सटेंस एब्यूज़ होने लगते हैं ये। द नेक्स्ट इज़ सुसाइड्स। कभी कभी ये काफ़ी द्वंद्व की इनकी ऐसी स्थिति हो जाती है कि काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं तथा सुसाइड जैसी सुसाइड को कमिट करने की स्थिति इनकी आ जाती है। वॉयलेंस काफ़ी, क्योंकि इनके इमोशंस इस तरीके से डेवलप होने शुरू हो जाते हैं कि काफ़ी वॉयलेंट हो जाते हैं। अपनी बात, यदि इनकी बात का समर्थन नहीं होता है तो ये अपना एग्रेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट इज़ रेबेलियन।
काफ़ी रेबेलियन हो जाते हैं। देन वैल्यू कन्फ्लिक्ट्स, इनके जो वैल्यूज़ की अपनी सोच होती है, जो अपनी वैल्यूज़ ये मेंटेन करने शुरू कर देते हैं और दूसरों की वैल्यूज़ जो होते हैं उनसे इनके मेल नहीं खाते हैं, तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो जाती है। द नेक्स्ट इज़ डीलिंग विद पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर के साथ इनको डील करना पड़ता है। कभी कभी इनसे ज़्यादा हावी होने वाले व्यक्तित्व से इनको फेस करना पड़ता है, जिस वजह से ये काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज़ फैमिली प्रेशर। परिवार का भी इनको प्रेशर झेलना पड़ता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अब पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो गलत है, वो उनकी बातों का समर्थन नहीं करते हैं, अपने आप को काफ़ी मैच्योर समझते हैं, काफ़ी इंटेलेक्चुअल समझने लगते हैं, जिस वजह से फैमिली की बातों को नहीं मानते हैं, जिस कारण माता पिता उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि वो उनकी बात समझें, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा मैच्योर हैं, जिस वजह से उनको फैमिली प्रेशर का सामना करना पड़ता है। द नेक्स्ट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की स्थिति आ जाती है कि प्रॉब्लम इन लोग को फेस करनी पड़ती है इस स्टेज में। देन मीडिया प्रेशर, साथ ही साथ जो मीडिया प्रेशर होता है इसको भी इन्हें झेलना पड़ता है, इनको भी इन्हें देखना पड़ता है, एक तरीके से मीडिया का प्रेशर भी इनके ऊपर रहता है। द नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ द टीचर। एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है एडोलसेंस के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट। एक टीचर बालक जो किशोर है उसकी प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या कर सकता है। बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइजेज, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। बहुत से जो फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए, स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, गेम्स को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। साथ ही साथ ना केवल ऑर्गेनाइज करना चाहिए बल्कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि बालक का इंटरेस्ट किस तरफ है, वह किस प्रकार के खेलों में रुचि रखता है या किस प्रकार की एक्सरसाइज करना पसंद करता है। बालक की इच्छाओं को ध्यान में रख कर के, किशोर की इच्छाओं को ध्यान में रख कर के ही शिक्षक को उसको टीच करना चाहिए, उसको एंटरटेन करना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ by imparting a proper knowledge about physical and health education, क्योंकि फिजिकल डेवलपमेंट इस स्टेज में काफ़ी हद तक पूरे हो जाते हैं, हम वयस्क हो जाते हैं एट द एंड ऑफ दिस स्टेज। साथ इसलिए जो है उनको प्रॉपर फिजिकल डेवलपमेंट की या प्रॉपर फिजिकल एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि इस स्टेज में बालकों को काफ़ी फिजिकल एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स या फिर गेम्स में पार्टिसिपेट कराना चाहिए, जिससे इनका फुल या ऑप्टिमम डेवलपमेंट फिजिकली हो जाए। न केवल फिजिकली बल्कि हेल्दी एजुकेशन भी इनकी रहे। इसके लिए हेल्थ से रिलेटेड जो जानकारियाँ होती हैं, जो ज्ञान हो सकता है, वो भी यथासंभव प्रदान किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करने के पीछे मुख्य मकसद होता है सोशल रिलेशंस या सोशल डेवलपमेंट को करना या उसके विकास को सहायता प्रदान करना। इसलिए बहुत से कई प्रकार के जो हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। साथ ही साथ न केवल ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए बल्कि जो किशोर होते हैं उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित भी किया जाना चाहिए। आगे हम बात करते हैं प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट की, कि फिज़िकली हमने देख लिया, अब हम बात करेंगे मेंटल डेवलपमेंट के लिए एक टीचर क्या कर सकता है, किन बातों को ध्यान में रख सकता है। फर्स्ट पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड ऑफ द प्यूपिल्स। जो प्यूपिल्स होते हैं, जो किशोर होते हैं, उनकी एबिलिटी और एप्टीट्यूड को ध्यान में रख कर के ही उनका मेंटल डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। उनके ऊपर उनसे ज़्यादा स्मार्ट बच्चे या उनसे डल बच्चों के कार्यों को हावी नहीं होने देना चाहिए। देन स्टडी बोथ आर्ट्स एंड साइंस सब्जेक्ट। उनको दोनों विषयों का ज्ञान कराना चाहिए। जैसा कि अभी तक हम देखते रहे हैं कि क्लास 10 तक हमें सभी विषयों को पढ़ना होता है। अब ऐसा करिकुलम बन रहा है जिसमें आर्ट्स वाले साइंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं, साइंस वाले आर्ट्स भी पढ़ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के सब्जेक्ट्स को रखना चाहिए जिससे कि बालक का ऑप्टिमम डेवलपमेंट हो सके। द नेक्स्ट इज एक्सकर्शन में बी ऑर्गेनाइज्ड, इसलिए क्योंकि जिसे वो सोशली और इमोशनली अपने आप को डेवलप कर सकें। एक पीयर ग्रुप में रहना और ग्रुप के साथ काम करना, टीम वर्क के तौर पे काम
करना या लीडरशिप क्वालिटी को मेंटेन करना, अगर उनका इंट्रोवर्ट नेचर है तो वो अपने आप को उससे निकाल करके बाहर लाएं। इसलिए एक्सकर्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है जो हमारे विकास के सभी पक्षों को एक तरीके से विकसित करने में मदद करता है, हमारी सारी इंद्रियों को विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट इज़ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग शुड बी यूज्ड। टीचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो वो टीचिंग मेथड यूज़ कर रहा है वो मॉडर्न हो, यानी कि बच्चे की आवश्यकता आज क्या है उसको ध्यान में रख करके टीचिंग मेथड्स को यूज़ किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ नेसेसरी गाइडेंस गिवन। लगता है कि बालक को या किशोर को किसी निर्देश या परामर्श की आवश्यकता है तो डेफिनेटली टीचर को उसे प्रोवाइड करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल के पॉइंट से हो, चाहे वो वोकेशन के पॉइंट से हो, चाहे उसकी अपनी कोई पर्सनल इश्यूज़ हों। द नेक्स्ट इज़ इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको जिम्मेदारी वाले कार्य दिए जाने चाहिए जिससे उनके अंदर ये फीलिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेवलप हो। टीचर शुड कीप इन व्यू इंडिविजुअल डिफरेंसेस। टीचर को साथ ही साथ इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक बालक दूसरे बालक से भिन्न है। इस बात को ध्यान में रख करके, इंडिविजुअल को डिफरेंसेस को ध्यान में रख करके ही टीचर को उसको किसी भी प्रकार की एजुकेशन देनी चाहिए जो उसकी पर्सनैलिटी, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को सूट करता हो, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, वही जो है उसको एजुकेशन दी जाए। इसके अलावा सब्जेक्ट्स ऑफ हिज हर चॉइस, वो जो पढ़ना चाहता है वो उसे पढ़ने दिया जाना चाहिए, ना हमारी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट्स उस पर हावी हों, ना उसके पेरेंट्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स उस पर हावी हों। आगे हम देखते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर इमोशनल डेवलपमेंट। कैसे प्रॉपरली इमोशनल डेवलपमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले सब्लिमेट द लोअर इमोशंस, जो लोअर इमोशंस है उनको सब्लिमेट किया जाना चाहिए। मेंटेन हेल्दी एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर उसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो किसी प्रकार का तनाव ना महसूस करे और अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस कर सके। द नेक्स्ट इज़ अवॉइड फ्रस्ट्रेशन। जो भी फ्रस्ट्रेशन होते हैं, जो उसको क्रिएट कर सकते हैं फ्रस्ट्रेशन को, उसे दूर किया जाना चाहिए। बच्चे को ऐसा वातावरण नहीं देना चाहिए जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए या डिप्रेशन में चला जाए। द नेक्स्ट इज़ पे ड्यू रिगार्ड्स टू द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी चाइल्ड। बालक किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार से विकसित हो रहा हो, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये किसी के बस की बात नहीं होती है, ये सारी चीज़ें हेरिडिटी के थ्रू होती हैं या फिर इन्वायरमेंट के थ्रू एक्वायर्ड होती हैं। इसलिए उसकी जो भी पर्सनैलिटी है प्रत्येक बालक की, उसको पूरी तरीके से सम्मानित किया जाना चाहिए। जैसे यदि कोई दिव्यांग है तो उसका उसी हिसाब से सम्मान किया जाना चाहिए, जिससे उसके अंदर किसी प्रकार से इमोशनली फ्रस्ट्रेशन ना डेवलप हो, इमोशनली वो हर्ट ना हो। देन इम्पार्ट प्रॉपर नॉलेज अबाउट सेक्स। जो सेक्स है इसको लेकर के भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है, इसलिए उसकी भी प्रॉपर नॉलेज इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। द नेक्स्ट इज़ प्रॉपर सोशल डेवलपमेंट। इसमें देखते हैं नॉलेज अबाउट सोशल रिलेशंस। जो सोशल रिलेशंस होते हैं उसका ज्ञान बालक को कराना चाहिए, किस तरीके से वो हेल्दी सोशल रिलेशंस मेंटेन कर सके। आर्ट ऑफ ग्रुप लिविंग में रहने की उसको कला उसके अंदर विकसित करनी चाहिए, कैसे अपने ग्रुप के साथ तालमेल बिठाना है, सिंपैथेटिक नेचर रखना है, कोऑपरेट करना है, ये सारी फीलिंग्स उसके अंदर डेवलप की जानी चाहिए, जिससे वो बेहतर तरीके से अपने ग्रुप में एडजस्ट कर सके। देन वेरियस ग्रुप एक्टिविटीज़ में बी ऑर्गेनाइज्ड। ऐसी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए जिसमें कई लोग पार्टिसिपेट करते हों, ग्रुप में पार्टिसिपेट करते हों और साथ ही साथ या यूँ कहा जा सकता है कि एक टीम वर्क का काम करते हों। द नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक स्कूल इन्वायरमेंट। जो स्कूल इन्वायरमेंट होता है या एटमॉस्फेयर होता है वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, जिससे कि बालक अपनी बात की या जो किशोर हैं वो अपनी बात या समस्याओं को अपने शिक्षक से या अन्य जो भी हैं उनसे रख सके। वह किसी प्रकार से डोमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ डेवलप फिलॉसफी ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ऑफ लाइफ सबके जीवन का अपना एक दर्शन होता है, उसे डेवलप किया जाना चाहिए, उसको डेवलप करने में हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़
अ राइट एंड रेशनल नॉलेज ऑफ वेरियस रिलीजन्स, जो जितने भी धर्म हैं उन सब के बारे में उसको जानकारी देनी चाहिए, उस सब के बारे में उसको ज्ञान कराना चाहिए। लेट्स सम अप। आज हमने देखा मीनिंग ऑफ एडोलसेंस, चेंजेस अकर इन एडोलसेंस, साइंस ऑफ एडोलसेंस, common problems of adolescence, and the role of the teacher. That's it for today. Thank you.